तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज फिर से एक बार व्याकरण की चैप्टर में। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण के क्लास में कारक। हिंदी ग्रामर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए और अन्य अदर सभी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठाता है, ठीक है ना। और कोई भी क्लास ये क्लास को ज्वाइन कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि व्याकरण का क्लास है। इसमें सारे चीज़ मैं आपको कारक से संबंधित आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इससे एग्जाम में आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कारक के अध्याय। आज कारक क्या है, सबसे पहले कारक को समझते हैं। कारक किसे कहते हैं, है क्या कारक, ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया, वाक्य के अन्य शब्द खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप या संज्ञा सर्वनाम का वह भाग, या ऐसा कहे तो संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, क्रिया से अपना संबंध को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह भाग जो क्रिया से अपना संबंध को जोड़ता है, कारक किसे कहते हैं। तो कारक क्या है, तो हम कहेंगे कारक वह, मतलब कारक उसको बोलेंगे जो संज्ञा या सर्वनाम से या अन्य वाक्यों से अपने खासकर क्रिया से अपना संबंध को प्रकट करता है, क्रिया से अपने संबंध को जोड़ता है। मतलब क्रिया के अलावा अन्य शब्दों से भी जोड़ता है, लेकिन कारक के अंदर विशेषकर क्रिया से ही अपना संबंध प्रकट करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कारक। ऐसा समझ में ना, इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, कारक, ठीक है ना। कारक, अब कारक के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम एक लिए हैं कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को, राम रावण मारना, राम संज्ञा, रावण संज्ञा। राम यहाँ पर क्या हुआ, नाउन, संज्ञा हो गया ना। रावण भी क्या हुआ, संज्ञा या संज्ञा हुआ। अब मारना क्रिया हुआ, ठीक है ना। तो राम रावण मारा, राम रावण मारा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें ने और को आया है। ने क्या कहा, ने क्या किया, संज्ञा और संज्ञा के बीच संबंध स्थापित किया ने, और को क्या किया कि इन दोनों को क्रिया के ऊपर काम किया कि राम ने रावण को क्या किया, तो मारा। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, ये क्या होगा, हमारा कारक हो गया। यानी संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा जो है, संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से अपना संबंध जोड़ा, संज्ञा क्रिया से अपना संबंध को स्थापित किया ना, जैसे क्या कहेंगे हम लोग, कारक, ठीक है ना। समझ में, समझना, कारक समझ में आ रहा ना। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे विशेषकर इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, देख लेंगे। इसमें से सारे क्वेश्चन आएगा आपका, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, वो कहीं और से नहीं आता है, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। और ये समझ गए कि मूल स्रोत है, जो बच्चा ये समझ गया उसका समझिए कि ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी ऑब्जेक्टिव का क्लास हम कराएंगे अलग क्लासेज में, ताकि एग्जाम के लिए, वो एग्जाम के लिए हम लेकर आएंगे स्पेशल क्लास, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। ये आपका विभक्ति है, विभक्ति भी आपका 8 होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ठीक है, तृतीया विभक्ति, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी विभक्ति। या अष्टमी को हम प्रथमा भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने प्रथमा लिखा है, ठीक है ना। कारक के भेद की बात किया जाए तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है ना। कारक के भेद, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कारक क्या है। कारक ऐसा बना देगा कि संज्ञा या सर्वनाम, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, संज्ञा या सर्वनाम की खासकर क्रिया से जो संबंध स्थापित करता है उसे कहते हैं कारक। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो गया यहाँ पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे हम लोग कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। मतलब क्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्रिएट हुआ कि कारक के कितने भेद, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, कर्ता कर्म कौन कौन, कारक के 8 भेद कौन कौन है, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये आपका 8 भेद, 8 भेद का नाम याद करना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ठीक है ना, संबोधन कारक। ये आपका 8 भेद हो गया, ठीक है ना। और ये जो है इनका चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो है इनका चिन्ह है, कारक का चिन्ह है, ठीक है ना। कारक का चिन्ह, हर प्रत्येक कारक का एक अपना चिन्ह होता है, ठीक है ना, अपना पहचान होता है,
ठीक है ना, ये हमारा बहुत मदद करेगा। और यहाँ पर भी बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक कारक का एक अपना पहचान होता है, एक अपना चिन्ह होता है, ठीक है ना। कौन से देखिए कर्ता है यहाँ पर, कर्ता ने, कर्ता ने। अब आपको आप लोगों के माइंड में ये एक बात चल रहा होगा कि भाई कर्ता ने तो हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जीरो क्यों लगाए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कर्ता ने तो ठीक है, कर्ता तो नहीं है, उसका कर्ता का चिन्ह क्या वो नहीं होगा, लेकिन वो जीरो क्या है जो यहाँ पर हम लिखे हैं, जीरो है दोनों में, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण का के की संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी अहो अरे, ठीक है ना। ये आपका कारक का भेद, इसको याद करेंगे तरीका हम पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन अहो अजे अहे अरे, सारे इसमें जो संबोधन होता है ना, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए और किसी को संबोधित करने के लिए, सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो याद करना आपको, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, उसके बाद हमारा जगह आपादान से, संबंध को के की, अधिकरण में पर, संबोधन अहो अजय अहे मतलब अरे, सब सारे इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। सारे इसमें संबोधन वाले सूचक वर्ड आ जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, से द्वारा इसमें दो है, देखिए यहाँ पर एक ही नहीं है, दो है, से द्वारा, ठीक है। संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, ठीक है, का के की, अधिकरण में पर, संबोधन अहो अहे अहो अजी अरे कार्य कोरे, सब सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, संबोधन। ओके, आगे समझ में। अब हम लोग क्या समझते हैं, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना आप याद कीजिएगा ना, तो इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन कैप्चर कर लेंगे आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है ना। तो इतना आपको जरूर याद करना है कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संपादन का के को के लिए, आपादान से, अधिकरण संबोधन का के अधिकरण में पर, संबोधन अहो अहे अजी अरे, सारे इसमें आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जीरो का क्या मतलब होता है। यहाँ पर है ने को, ने ठीक है, लेकिन जीरो क्यों आया है भाई इसमें, को ठीक है तो जीरो क्यों आया है, इस प्रश्न उठा नहीं यहाँ पर। तो जीरो का मतलब यह हुआ कि कर्ता ने, ठीक है ना, यानी कर्ता कारक कहीं कहीं वहाँ पर ने भी नहीं रहेगा, उसका चिन्ह नहीं रहेगा, फिर भी वहाँ पर कर्ता कारक है। मतलब क्या, कर्ता कारक का कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, जीरो है, मतलब यह हुआ कि कर्ता कारक का कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तो उसमें कर्ता कारक है, इसका अर्थ यह हुआ। इसलिए हम यहाँ पर जीरो लिखे हैं, मतलब क्या जीरो लिखे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कर्ता कारक है। ओके, आइए समझते हैं। अब इन सब आठों भेदों का थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन समझेंगे शॉर्ट में, और बिल्कुल शॉर्ट में पूरा समझ लेंगे, ठीक है ना। पहला डिफिनेशन, पहला हमारा है कर्ता कारक। पहला क्या है, कर्ता कारक। तो जो काम करता है ना, जो व्यक्ति या वस्तु काम करता है उसको हम कहेंगे कर्ता कारक। जो काम करता है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक। जो काम करता है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोहन खाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोहन खाता है, इसमें कोई चिन्ह है, ने है, ने नहीं है। मोहन खाता है, इसमें ने नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये भी कर्ता कारक है, इसे भी कर्ता कारक हम लोग कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे, लेकिन इसमें ने नहीं है, ठीक है ना, इसमें ने नहीं है, फिर भी ये कर्ता कारक क्योंकि ये काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर जीरो लिखना हमारा अनिवार्य हो गया इसके डेफिनेशन के अनुसार कि जो काम करता है वह कर्ता कारक। तो यहाँ पर ये मोहन जो है काम कर रहा है ना, मोहन खाने का काम कर रहा है, तो मोहन यहाँ पर हो गया कर्ता कारक, ठीक है ना, कर्ता कारक हो गया मोहन, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा मोहन ने खाया। देखिए इसमें ने है ना, तो यदि चिन्ह रहेगा, आप ये याद कर लिए यहाँ से यहाँ तक, यदि चिन्ह लगा रहेगा, उसमें साइन लगा रहेगा, तो सबसे आसान होगा कि चिन्ह लगा है, तो हमारा आसान हो गया कि चिन्ह लगा है तो भाई ने लगाए, मोहन ने, तो आ गया सिंपल से क्वेश्चन कि मोहन ने है तो कर्ता कारक हो गया, को है तो कर्म कारक हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए को इसमें भी है, और यहाँ पर का के की है, इसमें भी को है,
कर्म में भी को है, संप्रदान में भी को है, तो इसका पहचान कैसे होगा? तो इसका पहचान सेंटेंस कराएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। मोहन, ये समझ में आ गया? मोहन खाता है मतलब क्या? मोहन खाता है, इसमें कोई साइन नहीं है, फिर भी ये कर्ता कारक है क्योंकि मोहन काम कर रहा है। मोहन ने खाया मतलब क्या? साइन इसमें ने, तो ये भी हो गया आपका कर्ता कारक। याद रखिएगा संस्कृत वाले, जिसका भी संस्कृत है उसमें इसी कर्ता कारक को कर्त्य कारक भी बोला जाता है। कर्त्य कारक संस्कृत में इसे कर्त्य कारक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा कर्म कारक। कर्म कारक या कर्ता द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी काम किया या क्रिया मैंने काम किया जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े वो उस कर्म कारक कहलाता है। यानी जब कर्ता काम करता है ना, तो कर्ता के जब काम कर रहा है तो उसका प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ता है या वस्तु पर पड़ता है वो व्यक्ति या वस्तु कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि सोहन आम खाता है, इसमें भी कहीं कहीं को लुप्त हो जाएगा तो वहाँ पर हम जीरो आएगा तो कहेंगे कि कर्म कारक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोहन आम खाता है, सोहन को यहाँ पर आया है, नहीं आया ना, सोहन को नहीं आया है, मतलब क्या? ये भी आपका हो गया कर्म कारक, क्योंकि इसमें को नहीं आया है, फिर भी यहाँ सोहन आम खाता है तो सोहन का प्रभाव आम के ऊपर पड़ रहा है। सोहन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सोहन खाने का काम कर रहा है, लेकिन किसको खा रहा है? सोहन सबसे पहले खाने का काम कर रहा है, लेकिन किसको खा रहा है? तो आम यहाँ पर क्या हो गया? कर्म कारक, यहाँ पर कर्म हो रहा है, ठीक है ना। उसी को हम को के साथ में लिखे हैं कि सोहन मोहन को पीटता है, तो सोहन पहले पीटने का काम कर रहा है, किसको? मोहन को, तो को आया यहाँ पर, यानी क्या हो गया? आपका कर्म कारक हो गया, ठीक है ना। अब ये जो को है संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में ध्यान दीजिए जिसके लिए आए, मतलब इसमें काम एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है ना। इसमें एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे पर जा रहा है। लेकिन जब इस वाले में संप्रदान में कि किसी के लिए आए, किसी के लिए काम किया जाए, ठीक है ना, तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर को का मतलब संप्रदान कारक है। कभी आगे इसके डिफिनेशन में इसको समझाते हैं, ठीक है ना। तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक क्या होता है? तो जो वस्तु क्रिया के संपादन का साधन का काम करे, मतलब क्या? साधन बन जाए, जो वस्तु साधन बने उसे हम कहेंगे करण कारक। जो वस्तु साधन का काम करे, मतलब एक तरीका से संसाधन का काम करे वो। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है ना, इसका चिन्ह से या द्वारा, दो तरीके से ये जोड़ता है। तो मैं कलम से लिखता हूँ, मतलब कलम मेरे लिए क्या है? कलम मेरे लिए क्या है? साधन है, संसाधन है ना। मैं मार्कर से लिखता हूँ, मतलब मार्कर मेरे लिए क्या है? संसाधन है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? करण कारक। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? तो पूछेगा कि मैं कलम से लिखता हूँ में कौन सा कारक है, ठीक है ना। ऐसा 4-5 क्वेश्चन, ये 100 ऑब्जेक्टिव है आपका, तो पक्का इसमें कि 6-7 क्वेश्चन तो इससे तो पूछ देगा, ठीक है ना। यदि 60 ऑब्जेक्टिव रहता था तो उस समय 3-4 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है ना। यानी कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से लिखता हूँ, तो काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है ना। साधन क्या है? कलम है। साधन क्या है? कलम है। तो कलम यहाँ पर साधन है, तो ये हमारा हो गया कौन सा? करण कारक हो गया। जब भी किसी साधन की बात किया जाए, मैं गाड़ी से जाता हूँ, तो गाड़ी मेरे लिए क्या होगा? साधन हुआ, तो मतलब गाड़ी यहाँ पर वो कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया, ठीक है ना। अगला, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, तो उसकी उंगली कटी है, उसकी उंगली कटी है, लेकिन किसके द्वारा? चाकू के द्वारा। साधन क्या हुआ? चाकू ना, हाँ, चाकू साधन हुआ, तो इसलिए क्या हुआ? करण कारक हुआ, ठीक है ना। हाँ, इसमें देखिए, इसमें साधन नहीं है। सोहन मोहन को पीटता है, लेकिन किस चीज से पीटता है ये नहीं बताया गया है। यदि इसमें लगा देगा कि सोहन मोहन को डंडे से पीटता है, तो ये भी हो जाएगा क्या? करण कारक हो जाएगा। सोहन मोहन को डंडे से पीटता है, ठीक है ना, करण कारक हो जाएगा, लेकिन इसमें साधन नहीं है। अगला बात की जाए संप्रदान कारक, जिसमें संप्रदान कारक जिसमें को के लिए फिर से आया है, तो जिसके लिए कोई काम किया जाए, मतलब क्या? इस वाले में कर्म कर में प्रभाव पड़ता था कि एक व्यक्ति जो काम करे उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ रहा था, लेकिन इस वाले संप्रदान कारक में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि इस वाले में यह हो रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखे हुए है, जिसके लिए कोई काम क्रिया किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी, यानी श्याम को पुस्तक की जरूरत थी,
श्याम को पुस्तक चाहिए तो श्याम के लिए राम ने अपनी पुस्तक दी, ठीक है ना। तो ये श्याम के लिए मतलब किसी के लिए तो काम हो रहा है यहाँ पर ना, ये हो गया आपका संप्रदान कारक, ठीक है ना। इसका ये सिंबल याद रखना है बिल्कुल। राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदा, मैंने क्या श्याम को जरूरत है पुस्तक की, श्याम के लिए पुस्तक खरीदा, अपने लिए नहीं, श्याम के लिए पुस्तक खरीदा। तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक, यानी कि खुद के लिए करता कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए काम करता है तो उसे हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। आज समझ में ना, बात मत कर। अब अगला है अपादान कारक, पांचवा है हमारा अपादान कारक। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, मतलब क्या, मतलब काम करते समय कोई वस्तु दूर जाए, अलग हटे, मैंने उसे टूट कर निकले, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे अपादान कारक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस पर बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि यही सेंटेंस आपका एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब क्या हुआ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब क्या, पत्ते जो है पेड़ से टूटकर अलग हो रहे हैं ना, क्रिया तो हो रहा है कि पत्ता टूट रहा है, पत्ता जो है पेड़ से टूटकर नीचे गिरा है। यहाँ पर क्रिया हो रहा है क्या कि पत्ता टूटकर नीचे गिरा है, किससे, तो पेड़ से, पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे आ रहा है, क्रिया हो रहा है कि पेड़ से पत्ता टूट रहा है, ठीक है ना। यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिरा है, मतलब यह होगा अपादान कारक। पेड़ से पत्ता का गिरना क्या हो जाएगा, अपादान कारक। समझ में आ गया ना। छात्र कमरे से बाहर गया है, छात्र कमरे से बाहर गया मतलब क्या, छात्र पहले कमरा में था, क्रिया हुआ जाने का, क्रिया क्या हुआ, जाने का, लेकिन कहाँ से, कमरे से वो बाहर निकलकर जा रहा है, ठीक है ना, मतलब उसकी संबंध कमरे से टूट रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यह अपादान कारक। यानी जब कभी भी कोई क्रिया किसी वस्तु से अलग हो या वस्तु किसी क्रिया से अलग हो तो वह अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो वहां पर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन में डालूंगा, ठीक है ना। 6 नंबर है संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध का पता चले, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध का पता चले, ठीक है ना, किसी वस्तु का संबंध जुड़े या टूटे तो उसे हम कहेंगे संबंध कारक, ठीक है ना। जैसे कि मोहन का घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा किसका है, मोहन का, यानी घोड़ा का संबंध किसका है, मोहन का, ठीक है। मोहन, घोड़ा का संबंध किससे है, मोहन से, और वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, क्रिया है ना, दौड़ रहा है, तो मोहन का घोड़ा दौड़ता है। मेरे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मतलब उन बच्चों का संबंध किससे है, मेरे से है। वो क्रिया क्या हो रही है, हल्ला करना, क्रिया हो रही है हल्ला करना, क्रिया हो रही है हल्ला करना, ठीक है ना, क्रिया क्या हो रही है, हल्ला करना, क्रिया हो रही है हल्ला करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, वह बहुवचन का रूप है यहाँ पर और कोई नहीं। अधिकरण कारक, 7 नंबर क्या है, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक क्या होता है, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान हो, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे हम लोग कहेंगे अधिकरण कारक। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे, अधिकरण। मतलब इसमें पता चले कि क्रिया कहाँ से हो रही है, क्रिया का मूल पॉइंट क्या है, आधार क्या है, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे अधिकरण कारक। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, मतलब क्रिया क्या हो रही है, वर्ग में हो रहा है, क्लास के अंदर क्रिया हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, ठीक है ना। आधार पता है ना, कहाँ पढ़ा रहे हैं, वर्ग में पढ़ा रहे हैं। महेश छत पर बैठा है, महेश कहाँ बैठा है, आधार क्या, उसका क्रिया क्या है, बैठने का क्रिया है, लेकिन बैठा कहाँ है, छत पर बैठा है, ठीक है ना, बैठा है छत पर, बैठने का क्रिया हो रहा है, तो मोहन छत पर बैठा है, मतलब क्या हुआ, आधार क्या हुआ, छत हो गया, ठीक है ना, आधार क्या हुआ, छत हो गया, अब बैठने का काम हो रहा है छत पर, तो आपका हो गया अधिकरण कारक हो जाएगा। ऐसा समझ में ना, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है संबंध कारक, संबोधन कारक। अगला क्या है हमारा, संबोधन कारक। तो जिस क्रिया से किसी के पुकारने या किसी को बुलाने या किसी को संबोधित करने का बोध हो, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, संबोधन कारक। अगला क्या है हमारा, संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब क्या, किसी व्यक्ति के पुकारने, किसी व्यक्ति को बुलाने या किसी व्यक्ति के संबोधन करने का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे, ठीक है ना, संबोधन कारक कहेंगे। जैसे कि हे ईश्वर मेरी सहायता करे, बोलते हैं ना, हे भगवान मेरी सहायता करे, मतलब क्या, हम भगवान को बुला रहे हैं अपनी सहायता के लिए, ठीक है। आज कोई मेरी सहायता करे, किसी को हम बुला रहे हैं सहायता के लिए, किसी को बुला, जैसे यहाँ पर आज सुनते हो क्या, मतलब किसी को हम बुला रहे हैं कि मतलब सुनो मेरी बात,
कोई सुन रहा है, लोग ऐसे सुनते हो, किसी को हम पुकार रहे हैं, हाँ, किसी को जो बुलाने का बात हो, किसी को पुकारने का बात हो, तो आपका हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो कर्ता कारक क्या है, जो काम करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, जो कर्ता काम करता है उसका प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, ठीक है ना। करण कारक क्या होता है, तो जो वस्तु क्रिया के संपादन से अलग हो, साधन का काम, सॉरी, जो वस्तु किसी क्रिया के साधन का काम करे, जैसे मान लो कलम से लिखना वगैरह साधन हो गया ना, संसाधन का काम करे वो करण कारक कहलाता है। संप्रदान कारक क्या कहलाता है, जिससे कि जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए, वह क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। आपादान कारक क्या कहलाता है, तो जो वस्तु एक क्रिया के अलग हो उसे हम कहेंगे आपादान कारक, ठीक है ना। संबंध कारक क्या कहलाता है, जो वस्तु संज्ञा सर्वनाम से वस्तु का मतलब संबंध का पता चले उसे हम कहेंगे संबंध कारक। अधिकरण कारक किसको कहेंगे, जिससे क्रिया के आधार का पता चलो कि क्रिया कहाँ पर हो रहा है उसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। और संबोधन कारक जिससे हमारा मतलब जिससे किसी को पुकारने या बुलाने या किसी को संबोधित करने का बोध, उसे हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। तो यही हमारा था कारक, ठीक है ना। और इतना आप समझ लिए तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, कारक के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं यहीं से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये कारक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। और इसका नोट्स वगैरह बनाना है तो ये बनाकर ध्यान दीजिएगा नोट्स कैसे बनाइएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का समय आ गया है ना, तो बाकी सब बच्चे क्लासेस जो है ना वो अच्छे से नोट बनेंगे। और जिस बच्चों का एग्जाम नज़दीक आया है वो बच्चे क्या करेंगे, समय की बचत के लिए ये वाला यहाँ तक बनाएंगे और यहाँ पर ही लिखते चलेंगे कि कर्ता क्या है। यहीं पर क्वेश्चन में छोटा छोटा लिख देंगे कि जो काम करने का काम करे, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े। अकरण कारक मतलब क्या, जो साधन का काम करे। अब संप्रदान कारक क्या हो जाएगा, जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए। अपादान कारक जो वस्तु जिससे वस्तु क्रिया के दौरान अलग हो, ये संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करे, ये आपका हो जाएगा जिससे क्रिया के आधार का पता चला, जिससे जिसको संबोधित किया जाए। यहीं पर लिख देंगे इतना में ही। इससे क्या हो जाएगा, उनका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और उनका इसका कंप्लीट भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके साथ में, ठीक है ना। तो मैं व्याकरण का एक एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ और सारे चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर व्याकरण नामक हिंदी व्याकरण से एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे व्याकरण के चैप्टर के वीडियोज है 1 बाय 1, और इतने भी यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द वगैरह बचे हुए हैं तो उसका कोई थियरी क्लास नहीं है, उसको हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करा देंगे, सारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय, जय।